सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। यस सर। याद रखना, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा या फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो एट दैट केस वर्क डन हमेशा आपका क्या होता है? जीरो होता है। बोलो, आया समझ में? यस सर। अगर मैं इसके पहले वाला केस आपसे डिस्कस करूं, इसके पहले वाला ये वाला जो केस मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें देखो फोर्स इस डायरेक्शन में है, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी यहाँ पर कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब थीटा कितना है यहाँ पर? 0 डिग्री। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इस केस में जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा, थीटा क्या है बेटा? इट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और जहां वो मूव कर रहा है और जहां फोर्स लगा है उसका एंगल है। अब जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर गया है, इसका मतलब इसका एंगल जो है वो 0 डिग्री है। और 0 डिग्री है इसलिए अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वर्क डन होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और अगर cos 0 डिग्री रखोगे तो कल मैंने आपको बताया था, अगर आप cos को 0 डिग्री रखते हो तो क्या आ जाएगा भाई? F इंटू एस cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है। बोलो राइट। तो डेट इज वाई ये क्या हो जाएगा? F इंटू एस। तो देखो आपका इस केस में जो वर्क डन आ रहा होगा, इस केस में वर्क डन आपका पॉजिटिव आ रहा है। बोलो करेक्ट है? क्या आया समझ में? यस सर। बॉल वाला आपने डायग्राम बनाया था ना, जस्ट उसके साइड में अगर जगह होगी, साइड में है ना, या नीचे तो नहीं होगी, शायद हेडिंग डाल दिया होगा आपने, साइड में जगह होगी ना, तो ये चीज नहीं डाले हो हेडिंग तो उसके नीचे लिख लो, साइड में जगह होगी तो ये लिख लो, आप उसके नीचे लिख लो। एंड व्हाट इज थीटा? इट इज एंगल बिटवीन, इज एंगल, अरे यार बड़ा दिक्कत हो रहा है, लिख लेते हैं, इज एंगल between force and displacement. Force and displacement. वैसे ही देखो, नेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो उस केस में जो आपका वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। आया क्या समझ में? ये नेगेटिव होता हूँ, सॉरी, ये कितना हो जाएगा? 0 वर्क डन हो जाएगा। सर यू कंफ्यूज, ये 0 वर्क डन हो जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन हो जाएगा, एक मिनट अभी मत डालो 0, पहले बताओ यहाँ ये केस आया आप लोग को समझ में? अब बेटा याद रखना, एक्चुअल में बहुत सारा कंफ्यूजन आता है इस केस में। अब देखो, अगर मैं यही वर्क डन कुली के रिस्पेक्ट में निकालता ना तो 0 नहीं आता, तो 0 नहीं आता, ठीक? हाँ, तो एक्चुअल में फर्क क्या पड़ता है ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में वर्क डन निकाल रहे हो, ये चीज याद रखना। हमेशा जब भी हम वर्क डन निकालते हैं हमको ये ध्यान देना होता है कि हम कौन से फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकाल रहे हैं। कुली के मस्कुलर फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकाल रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट के वेट के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट के वेट के रिस्पेक्ट में वर्क डन बताया, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो वर्क डन 0 आएगा, यानी ऑब्जेक्ट के वेट के रिस्पेक्ट से वो आगे बढ़ रहा है क्या? नहीं, इसलिए उसका जो वेट के रिस्पेक्ट में जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। बोलो आया समझ में? या तो आप सीधा सीधा माइंड में ऐसा याद रखो, whenever the force and displacement are perpendicular to each other, the work done will always be 0। करेक्ट है? लिखो इसको।
नोट इट डाउन। हाँ ये स्टार्टिंग से पूरा लिखो यार, जितना भी दिख रहा है सिवाय कुली के फोटो के। कुली को मत बना देना, ठीक है ना इसको मत बनाना, ना ही इसमें कुछ लिखना। देखो अब इसी में ना बेटा एक और कंसेप्ट है, जीरो वर्क डन का एक कंसेप्ट और है। एक तो आपने पढ़ा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तब हमेशा रहेगा। सर्कुलर मोशन में भी आपको जो भी वर्क डन मिलेगा वो हमेशा जीरो वर्क डन होगा सर्कुलर मोशन के केस में। अब ऐसा होता क्यों है, देखो जब भी Because सर्कुलर मोशन होता है, displacement is zero. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सर्कुलर मोशन में। Displacement is हाँ zero. ये देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहीं पर बताता हूँ मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं बेटा, समझो उस चीज को। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है ना, मैंने बताया था अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं Centrifugal. सेंट्रीपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal. देखो यहाँ पर एक ये गोली नहीं है ना, ये सैटेलाइट है ना, डायग्राम उस टाइप का बना दिया उसने। ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ के अलोंग में रोटेट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो सोचो कि बुलेट कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो सैटेलाइट अर्थ के अलोंग में रोटेट कर रहा है, और हमको मालूम है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बोलो करेक्ट है। और सर्कुलर पाथ में कभी भी मूवमेंट चेक करने के लिए हम टेंजेंट बनाते हैं। बोलो राइट राइट और नॉट, है ना। तो Yes, अगर sir. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका जो फोर्स और मोशन के रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। और अगर फोर्स और मोशन के रिस्पेक्ट में एंगल 90 डिग्री है तो इसका वर्क डन हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। बोलो आया समझ में। तो कोई भी Yes, sir. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर आप उसका वर्क डन निकालोगे तो आपका वर्क डन हमेशा कैसे आएगा, जीरो वर्क डन। पहले बताओ ये आया समझ में, क्या बोला मैंने। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन गॉट इट ना। Yes, sir. यहाँ पर Yes. लिखा भी हुआ है, रीड करो एक बार। द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज आल्सो जीरो। और ये तो क्वेश्चन बन के आता है 9th क्लास में, अक्सर अक्सर ये क्वेश्चन बन के आता है 9th क्लास में फाइनल एग्जाम में आपके, कि द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज जीरो एंड द वर्क डन इन द केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज आल्सो जीरो। यानी अर्थ सन के अराउंड में घूम रहा है, उसका अगर कोई वर्क डन पूछे तो भी जीरो, क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका वर्क डन जीरो, है ना। और वैसे ही जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में घूमती है सर्कुलर पाथ में, उसका भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। या कोई ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। पहले बताओ ये आया समझ में। Yes, sir. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ना तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा, है ना। वो एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा लगेगा, अब सर्कुलर पाथ में आ गए तो वो लगेगा। आई समझ, ठीक है। पहले बताओ ये क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। प्लीज No, नोट sir. इट, note it down, this is very important point, you know, this is very important point, mark it as an important point. Yes, sir. now देखो इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा एग्जांपल है, फ्रिक्शन फोर्स। आपको मालूम है 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अगेंस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करता है। बोलो करेक्ट है। अगर बॉल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स को, ये तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये तो मालूम है ना सबको। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, अंड्यूलेशंस के वजह से, सरफेस के अंड्यूलेशंस की वजह से जो फोर्स लगता है। अगर आप एक सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखो ना तो आपको सरफेस कुछ इस टाइप का नजर आएगा। तो जब ये सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट चलता है ना तो ये अंड्यूलेशंस की वजह से जो आपका फोर्स क्रिएट होता है इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। आया ना समझ में। Yes, sir. तो याद रखना ये एक ऐसा फोर्स है जो ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर जा रहा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हो, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
अब आप ध्यान दो, यहाँ पर मोशन इस डायरेक्शन में है बेटा ऑब्जेक्ट का, देखो ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब अगर मैं तुमसे एंगल पूछूंगा बिटवीन द मोशन एंड फोर्स, तो अब यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री आया समझ? मेरा 8 तो देखो Yes, कितना अच्छा है, ठीक है। तो मोशन और फोर्स के बीच में ये जो एंगल है ये 180 डिग्री आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यानी कि cos 180 डिग्री। बोलो करेक्ट है? तो देखो Yes, यहाँ sir. पर F इंटू एस इंटू कॉस 180 होता है -1, -1 यानी कि यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है बेटा ये आ रहा है माइनस एफ इंटू एस, है ना, माइनस एफ इंटू एस, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन। मृदुल सर आज ना पैड वही भूल गया, मैं माउस से लिख रहा हूँ। अच्छा, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। आ रहा है समझ में? हाँ सर ऐसे ही माउस से लिख रहा हूँ, पैड वही ड्रॉज में रखा है, देखो ना। देखो वर्क डन इज बेटा, अब देखो, अब अगर आपसे कोई स्कूल में पूछे आपके टीचर्स वगैरह कि नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, तो उनको क्या बताओगे? ठीक है, व्हेन फोर्स एक्ट इन अ ऑब्जेक्ट, the force of friction acts opposite to the direction of अपने मन motion से आप डेफिनेशन बना सकते हो। व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, when force act on an object opposite to the direction of motion, then it is said to be the negative work done। उस समय वर्क डन को नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे, as simple as that। आया समझ में? ठीक है, तो जितना दिख रहा है पूरा लिखो। चलो डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, बनाओ डायग्राम। नाउ बाकी लोग डन? बेटा ये 3 पॉइंट आप लिख लो, ये 3 पॉइंट आप लिख लो, उसके बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगा। ये 3 पॉइंट लिख लो। देखो ये 3 पॉइंट ना कंक्लूजन है जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो तुरंत लिखना चालू कर दिए, पढ़ तो लो भाई। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव कब बोलेंगे? व्हेन फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। वर्क डन हम नेगेटिव कब बोलेंगे? जब फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। और वर्क डन जीरो कब बोलेंगे? जब फोर्स एक्ट राइट एंगल रहेगा। करेक्ट है? देखो तीनों पॉइंट लिखा हुआ है, इन तीनों को देख लो आप लोग।